आजकल हम बच्चों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जी जो कि 13 साल के बाद हर लड़की को लगानी ही चाहिए, जिसको हम एचपीवी वैक्सीन बोलते हैं। ओके। ये एचपीवी वैक्सीन बेसिकली कैंसर प्रोटेक्शन के लिए होता है। लड़कियां जो है पहले पीरियड से लेकर शादी तक गायनोकोलॉजिस्ट से नहीं मिलती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कब उन्हें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए? पीरियड 2-2 महीने नहीं 2 महीने में आ रहा है। हाँ। पीरियड आ रहा है तो बीच में स्पॉटिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी जो कि हाँ। नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल जिसमें नहीं दिखता है। अनियमितता है, जी बिल्कुल। जिसमें अनियमितता है, हाँ। जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जी। इसको हम माहवारी बोलते हैं। ओके। माहवारी नहीं, इस महीने में एक बार, इसका नाम ही अपने आप में बताता है कि ये माहवारी है। हाँ। ये 2 मारी नहीं है। क्या शादी के बाद तुरंत प्रेगनेंसी जरूरी है या विमेंस को टाइम लेना चाहिए? कंसीव करने का जो फास्ट पीरियड होता है वो किस एज के बीच में होता है? प्रेगनेंसी के दौरान सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? वो अपने रूटीन के काम करें, जिससे कि मसल्स की टोनिंग बनी रहती है। जी बिल्कुल। जब आप डेली एक्सरसाइज करें, लास्ट के कुछ महीनों में मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, ओके। खास तौर पे बैक मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं। क्या पपाया खाना वाकई में प्रेगनेंसी में नुकसान देता है? जब महिला मेनोपॉज के चरणों में पहुंचती हैं तो उनके शरीर और मानसिक रूप से कई बदलाव आते हैं, तो ऐसे में उन्हें किस तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है और फैमिली का क्या रोल बनता है कि उन्हें किस तरह से उन्हें समझे? जब एक महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बताइए। फोलिक एसिड इसलिए दिया जाता है कि आने वाले बच्चे को कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं, उसके चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए। तो ये हम प्री कंसेप्शन, जो आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, हम उसमें ये करते हैं। ये सजेशन बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने बोला पीसीओएस या जी। पीसीओएस, जी ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जी लाइफस्टाइल मींस हमारा रहन सहन की प्रॉब्लम है, हमारे खान पान की प्रॉब्लम है। ओके। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओके। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्चना झा चौधरी ब्लॉग में, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, जागरूकता और जीवन से जुड़े हर पहलुओं की। आज का एपिसोड खास है हर उस महिला के लिए जो खुद को समझना चाहती हैं, अपने शरीर की भाषा को सुनना चाहती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर फर्टिलिटी तक, पीसीओएस की उलझनों से लेकर मेनोपॉज तक, प्रेगनेंसी और मेंटल हेल्थ से जुड़े उन सभी बातों तक जिन्हें अक्सर चुपचाप सह लिया जाता है। इन सभी विषयों पर गहराई से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऋषिकेश की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट जो भारद्वाज हॉस्पिटल के फाउंडर हैं, और इनका नाम है डॉक्टर इंदु भारद्वाज, जो वर्षों से हजारों महिलाओं की सेहत, मां बनने की यात्रा और महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य को मार्गदर्शन कर रही हैं। डॉक्टर इंदु, हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। धन्यवाद डॉक्टर अर्चना जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और आपके माध्यम से और अपने माध्यम से भी आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि मैं आज आपके इस पॉडकास्ट में आ पाई। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। जिनके शब्द भी दवा बन जाते हैं, जिनके शब्द भी दवा बन जाते हैं, वो डॉक्टर ही तो होते हैं जो हर दिल में बस जाते हैं। डॉक्टर इंदु, आपका अनुभव बहुत गहरा है, कई जिंदगियां आपने देखी है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं पहले से ज्यादा जागरूक हुई हैं अपनी हेल्थ को लेकर? देखिए अर्चना जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है जी। कि पहले से ज्यादा तो महिलाएं आज जागरूक हो गई हैं। हम अपने माता का जमाना देखते हैं, दादी नानी का जमाना देखते हैं, शायद वो इतने अपने सेहत के प्रति जागरूक नहीं थी। जी। आज की दुनिया में, आज के समय में महिलाएं एजुकेटेड हो रही हैं, सोशल मीडिया का समय है, और उनको अपने सेहत के बारे में सोचने में, ध्यान रखने में अब वो ज्यादा ध्यान देती हैं, जो कि पहले औरतें कम नहीं थी। देती थी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल यस रखती हूँ कि महिलाएं बहुत ज्यादा जागरूक हो गई। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां जो है पहले पीरियड से लेकर शादी तक गायनोकोलॉजिस्ट से नहीं मिलती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कब उन्हें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही अर्चना जी। जी। लड़कियां पीरियड जब स्टार्ट होता है या जब उनकी शादी होती है, ये कुछ जो समय होता है, कुछ साल जो रहते हैं, वो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है। पहले से तो वो बच्चियां हैं,
हाँ, माता की ड्यूटी बनती है कि वो डॉक्टर के पास उसे लेके जाए, हाँ, क्योंकि जब लड़की को पीरियड स्टार्ट होता है, वो भी वो बच्ची है, उसे नहीं पता, और कई बातें ज़रूरी नहीं है माता को भी पता हो कि हाँ, उसके खान पान का ध्यान रखना है, हम्म, उसका ग्रोथ का समय है, हम्म, क्योंकि ब्लीडिंग कभी हैवी हो रही है, कभी खून की कमी हो रही है। जी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगता है कि जो आजकल हम बच्चों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जी, जो कि 13 साल के बाद हर लड़की को लगानी ही चाहिए, जिसको हम एचपीवी वैक्सीन बोलते हैं। ओके, ये एचपीवी वैक्सीन बेसिकली कैंसर प्रोटेक्शन के लिए होता ओके, है, जी, जो कि हम चाहते हैं हम कि हर लड़की को ये वैक्सीन लगनी लगनी चाहिए, चाहिए, कि जी, ताकि जब उसकी शादी हो या जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो, उसको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस नाम मात्र हो जाए, बचे रहे, बचे हाँ, रहें। तो ये सब बातें तो घर में नहीं पता चलेंगी, जी, इनके लिए आपको डॉक्टर के पास, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, ताकि वो आपको गाइड कर पाए कि इस वैक्सीन और डाइट और खान पान कैसा कैसा होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें जो है डॉक्टर के पास लेके जाएं और बीच-बीच में चेकअप ज़रूर कराएं। बिल्कुल, डेफ़िनेटली मैं आपकी जी। इस बात से सहमत रखती हूँ, क्योंकि बच्चा को माता हाँ, ही सबसे ज़्यादा 13 से उसके 15 क्लोज़ होती है, 13 साल में, तो वो 12 साल उसको में, य हाँ, हाँ तो जी, बच्चे हाँ तो जी। बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल सही जी, बात। जी, जी। तो वो माता ही उसको हुँ, डॉक्टर के पास लेके जा लेके सकती जा है। सकते माता हैं। किसी कारण से नहीं लेके जा सकती तो पिता ले आए। पिता तो लेके जा आज सकते के हैं। ज़माने में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। और बीच-बीच में जो है गायनोकोलॉजिस्ट से मिलते रहना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल देखिए डेफ़िनेटली। हर चीज़ जो है आम लोगों को पता नहीं होता है। एक डॉक्टर ही बता सकते हैं कि उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपकी ये बात सही है। पहला पीरियड आने पर क्या ध्यान रखना चाहिए डाइट और हाइजीनिक को लेकर? इसके बारे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, पहला पीरियड जब लड़की को आता है, जी, हम उसे अपनी लैंग्वेज में मिनार्की बोलते हैं। जी, अब ये मिनार्की क्या होता है? हाँ, मिनार्की होता है कि लड़की अब उसका पीरियड का आना, जिसको माहवारी कहते हैं, वो स्टार्ट हो गया है। जी, ये आम तौर पे लड़कियों में 12-13 हुँ, की एज में स्टार्ट हो शुरू हो जाता है, जाता है। प्लस माइनस कुछ साल हो सकते हैं, आगे-पीछे हो सकता आगे पीछे हो सकते हैं, जी, पर मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, जी, 12-13 जी, 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 13 साल में ये पीरियड आ जाता है। हुँ, अब उसको इस एज में जब पीरियड आया है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट उसकी डाइट। जी, डाइट बहुत पोषक होनी चाहिए, हुँ, खान-पान में बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम एक बोलते हैं बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट, हाँ, बच्चे को खेल-कूद में भी ध्यान देना चाहिए, हुँ, क्योंकि अभी वो है तो बच्ची ही, ये तो नहीं है कि पीरियड आ गया वो खेलना-दौड़ना बंद बॉडी कर दे। एक्टिविटी भी बॉडी ज़रूरी है। एक्टिविटी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, जी, जिससे बच्चों की हाइट और बॉडी की ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है। उसके बाद हुँ, अच्छा, अब डाइट में कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? प्रोटीन, आयरन? आयरन एंड प्रोटीन, देखिए डायलेट जिसको हम बैलेंस डाइट बैलेंस बोलते डाइट हैं, कहते हैं। उसमें आपका आयरन सब भी कुछ आता है, हाँ, हाँ, प्रोटीन्स भी आता है, जो जी, उसको हम बॉडी बिल्डिंग के लिए बोलते हैं कि जी, जी, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बॉडी बिल्ड करते हैं, ग्रोथ होती है, वो मसल्स, ग्रोथ हाँ, होती है। हुँ, और आपका इसमें मिनरल्स भी आते हैं, विटामिन्स भी आते हैं, ये जी, सब रहता है। जी, तो जी, डाइट जिसको हम एक होलसम डाइट बोलते हैं, एक बैलेंस डाइट बैलेंस बोलते हैं, डाइट, हाँ, वो ज़रूर होनी चाहिए, जी, क्योंकि बच्चे आजकल बाहर का जंक वंक खाते हैं, बाहर का खाना खाते जी, हैं, जी, चलेगा, लेकिन घर में जब वो खाएं, जब वो अपने माता के हाथ का खाना खाएं, वो एक बैलेंस डाइट हो, हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट हो। हुँ, उसके बाद दूसरी बात है हाइजीन। जी, हाइजीन देखिए, वो ज़माने गए हुँ, जब वो कपड़ा यूज़ किया जाता था, हुँ, मेरे हिसाब से जो जहाँ तक मुझे लगता है, ये बहुत हाइजीनिक नहीं है। हुँ, पैड्स अवेलेबल हैं, यूज़ करना चाहिए। पैड्स यूज़ करना चाहिए। हुँ, हर किसी की पॉकेट फ्रेंडली पैड्स अवेलेबल हैं, ऐसा जी, नहीं कि बिल्कुल, बहुत महंगे ही चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल, अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी पॉकेट फ्रेंडली भी अब तो पैड्स हैं। गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, अब हाँ, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। हमारे हाँ, पास गाँव से भी जो आजकल लड़कियाँ आती हैं, सब 99.9% लड़कियाँ जो बच्चियाँ आती हैं, वो पैड्स यूज़ करती हैं। जी, जी, अब पैड्स लगाना वन हुँ, थिंग है, हुँ, लेकिन पैड को चेंज भी करना है। जी, जी, ये जी, नहीं कि आपने लगा लिया और आप चेंज नहीं कर रहे हैं। हुँ, पैड को 4 टू 5 आवर्स ऑन एन एवरेज हुँ, ज़रूर चेंज करना दिन चाहिए, में डिपेंडिंग अपॉन द दिन में ब्लीडिंग। 2 से 3 बार हाँ ज़रूर जी, चेंज करना डिपेंडिंग है। अपॉन द ब्लीडिंग कि हुँ, आपकी ब्लीडिंग कितनी कितनी हो हो रही है। रही है? जी, आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए। हुँ, इवन जब आखिरी के दिन होते हैं पीरियड के, हुँ, जब ब्लीडिंग कुछ कम हो जाती है, हुँ, तो कई बार लड़की सुबह से लेके रात तक वही पैड लगा पैड के रखती लेके है, जो हाँ, कि ऐसा बिल्कुल नहीं भी करना है। हाइजीनिक नहीं जी, है। जी, जी, हाँ,
इसके अलावा एक पर्सनल हाइजीन, क्लीनिनेस, रोज बाथ नहाना, जरूर लेना हाँ, चाहिए। ये हाँ, सारी बातें इम्पोर्टेंट है और इन पे ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत ही सटीक जानकारी आपने दिया है। व्यूवर्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए कि आजकल पीरियड इर्रेगुलर हो गया है, तो कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, पीरियड का अगर आप मुझसे बात कहें तो जो साइकिल होता है, एनीथिंग बिटवीन 26 टू 34 डेज, हम उसको एक नॉर्मल साइकिल मानते हैं। जी, जी, जी। किसी हाँ। को 27 डेज के बाद भी आ रहा है, उसे नॉर्मल माना जाएगा। किसी को 32 डेज के बाद भी आ रहा है, 33 डेज, तो उसे नॉर्मल माना जाएगा। जी। बिकॉज एक हम लोग एक हाँ। टाइम लेकर के चलते 28 से हैं, लेकर 28 32 से दिन 32 तक दिन का। चल। हाँ, अब इरेगुलर साइकिल का मतलब क्या है कि पीरियड हर 10 दिन में आ रहा है, हाँ, पीरियड 2-2 महीने 2 नहीं आ महीने रहा में है, आ रहा है। हाँ। पीरियड आ रहा तो बीच में स्पॉटिंग हो रही है। ऐसा कुछ भी जो कि हाँ, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल जिसमें नहीं दिखता है। अनियमितता है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें अनियमितता है, हाँ, हाँ। जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जी। इसको हम माहवारी बोलते हैं। ओके। हाँ। माहवारी मीन्स महीने में एक बार, उसका एक नाम ही अपने आप में बताता है जी, जी, कि ये जी। माहवारी है। हाँ, हाँ। ये 2 मारी नहीं है, हुँ। 3 मारी नहीं 3 है। मारी नहीं है। हाँ। तो ये माहवारी नाम ही इसलिए इसको बोला जाता है कि हाँ। महीने में एक बार इसको आना ही होना है, चाहिए टाइम होना से। ही चाहिए। अगर अगर उसमें कोई भी चेंज है, चेंज लगता बदलाव है है। या हाँ। अनियमितता लगती है, हुँ। तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डॉक्टर से। कंसल्ट करना चाहिए। जी। हाँ जी। पीरियड को लेकर कई सारे मिथ्स भी हैं, जैसे कि बाल नहीं धोना, पूजा घर में नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, अचार नहीं छूना। तो इसके बारे में साइंस क्या कहती है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो जी। मैं इन सबको मिथ मानती हूँ। जी, जी, जी। बाल नहीं धोना पहले जमाने में मैं कह नहीं सकती, हर हाँ। स्टेट के हर जगह के अपने अलग अलग सोच रहते हैं, हाँ, मिथ हाँ, रहते हैं, हाँ, अपने अलग नियम अलग होते हैं। हाँ। नियम रहते हैं, जिसको आप कह सकती हैं। जी, जी, जी। पहले मैंने कहीं सुना था कि बाल धोने से ब्लीडिंग बढ़ जाती है। अच्छा। हालांकि साइंटिफिकली इसका ऐसा कोई तो ऐसा आजकल कुछ नहीं कोई होता, प्रूफ नहीं हुआ ऐसा है। साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं, जी। हाइजीनिकली भी कोई ऐसा नहीं। अगर आप अचार को हाथ लगाएंगे तो अचार खराब हो जाएगा, अचार को तो वैसे भी अगर आप गंदे हाथ से हाथ लगाएंगे तो अचार तो खराब हो अचार तो जाएगा। खराब हो ही जाएगा। जी। अगर आपने अपने हैंड्स वॉश नहीं किए, आपने अचार में हाथ डाल लिया, तो हाँ। वैसे भी वो खराब हो जाएगा। हाँ। इससे पीरियड में हाथ लगाने से कोई नहीं है। कोई मतलब उसका नहीं लेना बनता देना है। नहीं है। जी, जी, जी। बाकी आपने बोला मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाना। हाँ। ये अपना धार्मिक धार्मिक आस्था है, विचार है। हाँ, ये हाँ। अपना धर्म, इसके बारे में हर व्यक्ति को, हर अलग अलग। औरत को, हर हाँ। परिवार को, हर माता पिता को हाँ, हाँ। अपना सोचने का पूरा अधिकार है। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपना उन सोच दिनों में सबका अलग मंदिर होता नहीं है। जाना चाहती तो कोई बात नहीं है। 4 दिन मंदिर नहीं जाओगे, भगवान हर जगह है। जी, 4-5 दिन बिल्कुल। नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुँ। सो इन बातों को लेकर कि बाल नहीं धोना, अच्छा, अचार को हाथ, रसोई घर के बारे में मतलब क्या है? ये तो देखिए मैं तो इस बात से बिल्कुल नहीं मानती हूँ। हाँ, हाँ। हो सकता है, मेरा सोचना ऐसा है कि हुँ। पुराने ज़माने में औरत बहुत काम करती थी, घर हाँ। का काम करती थी, बच्चे देखती जी, जी, थी। जी। मतलब आप समझिए A to Z सारा हाँ, काम हाँ, उसे खुद हाँ। ही करना पड़ता हाँ, था। हाँ, हाँ। तो शायद वो बड़े बुजुर्गों ने ये एक एक असूल बना, नियम बना दिया कि कि 4 दिन 5 दिन, 4 रेस्ट दिन करो। तुम हाँ। रेस्ट करो। हाँ, हाँ, उस रेस्ट में ये भी हो जाता है कि वो हाँ। अपना आराम से बैठेगी, जी, जी। ज़्यादा वो चिड़चिड़ापन नहीं आएगा कि एक तो पीरियड चल बॉडी रहा को है, आराम मिलेगा आराम तो मिल माइंड भी जाएगा। सही रहेगा, माइंड मतलब बिल्कुल, चिड़चिड़ापन नहीं एग्ज़ैक्टली, आएगी और साथ ही उसको अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी मिल एग्ज़ैक्टली। जाएगी। मुझे हाँ, लगता है ऐसा ही कुछ नियम पहले बना होगा। लेकिन ये अच्छा साइ नियम है। हाँ, हाँ, ये हाँ, अच्छा बिल्कुल अच्छा नियम है कि जी, अगर किसी को अपने महीने में 5 दिन 5 रेस्ट दिन मिल रेस्ट जाए, मिल जाए तो औरत 24/7 काम करती है, जी, जहाँ बिल्कुल, तक मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल तो सही। हाँ। वो मल्टीटास्किंग भी होती है। जी, तो जी, अगर 5 डेज़ वो सिर्फ रेस्ट कर रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी, इसमें बहुत कोई अच्छी बात हाँ है। जी। हुँ। क्या शादी के बाद तुरंत प्रेगनेंसी ज़रूरी है या वीमेंस को टाइम लेना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही पर्सनल और व्यक्तिगत चॉइस होती है। जी, 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 जी। अब शादी के बाद बच्चा आपको अभी चाहिए, हुँ। 6 महीने बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद, ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। स्पेशली जी, जी, सबसे पहली चॉइस औरत की, जिसको बच्चा पेट में रखना है, जी। जिसको पूरे 9 महीने उसको कैरी करना है, हुँ। एंड सेकंड उसके हस्बैंड की। जी। इनको देखना है ये इमोशनली रेडी हैं हाँ, हाँ। एक तीसरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए, जी। फाइनेंशियली रेडी हैं, क्योंकि हुँ। बच्चा आएगा तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस पे थोड़ा सा असर तो होता है।
फाइनेंशियली रेडी हैं, क्या उनके फाइनेंसेस उनको अलाउ करते हैं, तो डेफिनेटली करना चाहिए। पर हाँ, एक बात मैं इसमें आपको एक और ऐड ऑन करना चाहूंगी। जब मेरे पास लेडीज आती हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे शादियां थोड़ी सी लेट होती हैं, बिकॉज फीमेल्स अपने करियर में इंटरेस्टेड हैं, अपने बाकी जॉब करियर एंड वर्क में इंटरेस्टेड रहती हैं, जो कि मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो जब वो लेट आती है और लेट मैरिज शादी होती हो रही है और लेट मैरिज हो रही है और जब कभी हमारे पास आती है, तो एज अ डॉक्टर मैं उन्हें ज़रूर कहती हूँ कि अभी आपने बहुत टाइम अपने करियर को, अपने वर्क को दे दिया है, अब थोड़ा सा टाइम अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो इसके तरफ दें, टाइम से। हाँ, टाइम से आप कंसीव करें और टाइम से अपनी फैमिली स्टार्ट करें। तो ये जैसे मैम, ये जो कंसीव करने का जो फास्ट पीरियड होता है वो किस एज के बीच में होता है? देखिए, जो हमारा मंथली साइकिल जैसे मैंने अभी आपसे बताया 28 टू 32 डेज के आसपास रहता है, प्लस माइनस 2-3 डेज। ये एक ऑन एन एवरेज में आपसे बात एज की बात करी, जब 22 साल से 26 साल के बीच में लोग बोलते हैं कि ओके, कंसीव। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला। अगर आप मुझसे पूछे कि बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट क्या होती है, सबसे बेस्ट सही टाइम दैट इज 20 to 30 years। वो जो 10 साल का समय होता है, औरत की जिंदगी का गोल्डन टाइम होता है टू बिकम प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के लिए और बच्चे को पैदा करने के लिए। इस बीच में हो जाए तो बेस्ट, सबसे बेस्ट है, ये सबसे अच्छा रहता है। 20 to 30 years का टाइम जो रहता है, क्योंकि बॉडी फुली रेडी होती है, मैच्योर होती है, एंड अगर आपको कोई और इश्यूज नहीं है तो ये सबसे अच्छा समय रहता है। ओके, इजीली हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, एग्स हेल्दी होते हैं, ओवुलेशन सही होती है, बच्चा भी हेल्दी होगा, डेफिनेटली। हाँ जी। जब एक महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग क्या है जी? प्रेगनेंसी से पहले जब आप मेंटली और इमोशनली एज अ कपल रेडी हो गए हैं कि अब हमें अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है जी, चाहे वो 6 months हो गए शादी को, चाहे वो 6 years हो गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन। तो अब आपको लगता है कि अब आपको फैमिली स्टार्ट करने का समय आ गया है जी। तो दोनों को, हस्बैंड वाइफ को डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी उनका गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। डॉक्टर उनको पहले बताएगा कि सबसे पहले, जैसे कि आपको बताएं, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम घर की साफ सफाई करते हैं जी, अच्छे से सब कुछ क्लीन करते हैं जी, हर कोना भी क्लीन करते हैं, तो वही हमारे बॉडी का है। औरत के शरीर में एक नए प्राणी ने रहना है, तो सबसे पहले तो उसको अपने शरीर का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, सुबह टाइम से उठें, डाइट पे बहुत ध्यान दें, एंड अगर वो स्मोकिंग और अल्कोहल लेती है तो 100% उसको छोड़, अवॉइड भी करे, छोड़ दे, बंद कर दे। हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहेंगे, एज अ मैं क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि जब वो प्रेग्नेंट है तो वो ये तो उससे एग्स की क्वालिटी में फर्क पड़ता है जी, तो ये सब करना पड़ेगा। साथ में हम उसे फोलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं प्री कंसेप्शन। फोलिक एसिड इसलिए दिया जाता है कि आने वाले बच्चे को कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं, उसके चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए। तो ये हम प्री कंसेप्शन जो आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, हम उसमें ये करते हैं, ये सजेशन बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी दिया है आपने और सभी व्यूवर्स के लिए काफी उपयोगी होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? देखिए, प्रेगनेंसी औरत में 9 months का समय होता है जी, ऑन एन एवरेज 9 months टाइम लगता है बच्चे को पैदा होने में जी, किसी भी बेबी को पैदा होने में जी जी। सबसे पहले तो फर्स्ट 3 months हर प्रेगनेंसी में जी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो कहेंगे सारे 9 months इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट 3 months में मिस कैरेज के चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं जी, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहना है, अपना हीमोग्लोबिन रेगुलर चेकअप करवाना है। प्रेगनेंसी में कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है, जो कि औरत को प्रेगनेंसी के दौरान ही डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, एंड उससे शुगर हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए उसको रेगुलर अपना चेकअप करवाना है। और कई बार हम GTT भी करवाते हैं पेशेंट्स की, जिससे कि हमें आइडिया लग जाता है कि इस पेशेंट को या इस महिला को आने वाले समय में जेस्टेशनल डायबिटीज के कितने चांसेस हैं।
बीपी मॉनिटरिंग हम्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग। हम्म, आपका बीपी, क्योंकि प्री एक्लेम्पसिया एक ऐसी कंडीशन रहती है कि जिसमें प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता बीपी है, बढ़ जाती है, जो कि बच्चे और माँ दोनों के दोनों लिए डेंजरस, घातक होता है, जी, डेंजरस होता है। जी, वेट, प्रेगनेंसी में औरत का वेट गेन बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर वेट गेन नहीं हो रहा तो भी डॉक्टर के लिए वरीसम होता है, पेशेंट्स के लिए भी वरीसम होता है। तो ये कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई बार ओलिगोएमिनियोस हो जाता है, जिसका मतलब अंदर बेबी के अंदर पानी की कमी होना, बच्चे के वूम के अंदर, माँ के वूम के अंदर जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें पानी की कमी होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के लिए भी दिक्कत होती है, मदर के लिए भी दिक्कत होती है। तो ये कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके लिए आपको रेगुलर, जिसको हम एएनसी चेकअप्स कहते हैं, आपको रेगुलर डॉक्टर के पास जाना है। और जैसे जैसे डॉक्टर आपको नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाता है, आपको उनके पास विजिट करना है। जरूर जाना। हाँ जी, हाँ जी। जी, थैंक यू। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जैसे एक कहावत है, हेल्दी माँ ही हेल्दी बच्चे को जन्म देगी। जी, अगर माँ बीमार है तो बच्चा हाँ। भी हेल्दी पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले डेली रूटीन, मॉर्निंग में टाइम से उठे, हल्की सी वॉक करें, डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि जो मॉर्निंग की ऑक्सीजनेशन होती है वो सारा दिन में सबसे बेस्ट मॉर्निंग आवर्स में होती है। तो चाहे आप अपने छत के ऊपर टहलें, चाहे घर के बाहर किसी गार्डन में जरूर टहलने जाएं। थोड़ा बहुत वॉक बिल्कुल, मॉर्निंग में अपना वॉक जरूर करें। नंबर 2, हाइड्रेशन, जी, जिसको हम कहते हैं पानी खूब पीना है। जी, हाइड्रेशन, बहुत सी औरतें कहती है जी मैडम पानी नहीं मैं पी पाती। क्यों नहीं पी पाती? पानी तो पीना जरूरी है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो नींबू पानी ले रही हैं, चाहे आप दही की लस्सी बना के ले रही हैं, चाहे आप वैसे पानी ले रही हैं, नारियल पानी ले रही हैं, आपको 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन बिल्कुल। बैलेंस डाइट, जैसे मैंने अभी आपसे बोला, बैलेंस डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है। जी, जी, बैलेंस डाइट में आपकी दाल होती है, चावल, चपाती, कोई भी ग्रीन सीजनल वेजिटेबल, साथ में दही, सैलेड, ये आपका एक हम लोग बैलेंस डाइट में बोलते हैं। हाँ। और साथ में एनी कोई भी मौसम के 2 या 3 फल, जो भी मौसम के फल हैं आप खाइए। जरूरी नहीं है आपको बहुत महंगे फैंसी फल्स खाने हैं, आप मौसम के फल खाइए, हर फल में ताकत रहती है। आप मौसम के 2 या 3 फल जरूर खाएं। और टाइम से सोए, टाइम से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोपहर में खाना खाने के बाद, लंच के बाद 1.5-2 घंटा रेस्ट करें, लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेके रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। घर का काम करें, हल्के फुल्के काम जरूर करें। ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, बीमार तो नहीं है, तो उसको बीमारी की तरह नहीं लेना। जो भी उसके रूटीन के काम है, अगर वो टीचिंग लाइन में है, अगर वो किसी काम की वर्किंग है, जरूर करें अनटिल एंड अनलेस कि जब तक उसे डॉक्टर मना नहीं करते कि आप बेड रेस्ट करें। अदरवाइज वो अपने रूटीन के काम करे, जिससे कि मसल्स की टोनिंग बनी रहे। जब आप डेली एक्सरसाइज करें, लास्ट के कुछ महीनों में मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, खास तौर पे बैक मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, जिसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी रहती है। तो बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, हल्के फुल्के योगा के आसन करें। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो मन भी अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा और बच्चा भी अच्छा ग्रो करेगा। बिल्कुल, बच्चा भी अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा। क्या पपाया खाना वाकई में प्रेगनेंसी में नुकसान देता है? देखिए, अगर आप पपाया की बात करें, बड़ा अच्छा फ्रूट है, बड़ा हेल्दी फ्रूट है, आप और हम तो बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन राइप पपाया ठीक है, लेकिन अगर कोई अनराइप पपाया, जिसको हम कहते हैं कच्चा या रॉ पपाया, हाँ, उसमें एक एंजाइम रहता है पेपेन करके, ओके, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो इतने फल हैं, अगर पपाया नहीं भी खाया तो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बहुत इच्छा है, राइप तो खा सकते हैं, राइप खा सकते हैं। बिल्कुल रॉ पपाया नहीं मतलब अवॉइड करना चाहिए। और देखिए, ये जो कुछ एक साइड इफेक्ट्स जैसे हमने बताया कि उससे किसी किसी को अबॉर्शन हो जाते हैं, ये बहुत कम परसेंटेज केसेस नजर आए हैं, पर ऐसे तो हैं। तो अगर मैं बोले कि भी अगर आप पपाया खाना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप राइप खाइए। और भी बहुत से फल हैं, जी, बहुत से फल हैं, आप सबको खाइए। राइप पपाया का मन हो रहा तो कभी कभार आप ले सकते हैं। हाँ जी। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब प्रेग्नेंट होती थी तो मुझे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा आती थी, तो मैं कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ पपाया ही खाती थी।
एक पीस पपाया लेकिन पके हुए पपीता खाती थी, एक पीस खाती थी दिन में, मतलब वही 3-4 पीस खा के। तो मेरा लगभग 4 महीना जो है ना पपाया के ऊपर ही डिपेंड रहता था देखिए और आप मुझे कभी डॉक्टर ने मना नहीं किया बिल्कुल, देखिए कि आपको नहीं खाना आप लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने बैठी हैं जी, जी। और ये आई थिंक व्यूअर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम तो हाँ। बता देंगे भई। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाते हैं। मैंने कहा मैं तो खूब खाई, मैं तो उसी पे डिपेंड थी, मेरा तो बिल्कुल। डाइट ही वही था, पपाया ही खाई मैंने। तो वही है कि हाँ, पपाया का नुकसान नहीं होता है हाँ। और ये कुछ एक मिथ्स बनी हुई हैं। किसी केस में कुछ ऐसा हो गया और उससे उसने रॉ पपाया खाया होगा, हाँ, तो ये मिथ्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हाँ। फ्रॉम वन माउथ टू अनदर माउथ ये ट्रैवल करती हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ट्रैवल हाँ, हाँ, करती हाँ, हैं हाँ। जिनका कोई बेसिक साइंटिफिक सही रीजन नहीं नहीं। है। हुँ, तो आप पपाया बिल्कुल अगर राइप है, अच्छा पपाया हुँ। ज़रूर खाइए, कोई जी, दिक्कत नहीं बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर इंदु एक बात बताइए कि ये नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी के बीच में कैसे डिसीजन लिया जाता है? देखिए ये नॉर्मल डिलीवरी में है, जो एक नॉर्मल वजाइनल पैसेज से बेबी हो रहा है, जी, जी। उसको हुँ, नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल बोलते हैं। सी सेक्शन होता है हुँ, जब वो वजाइना से ना होकर के हुँ। एब्डोमेन में कट लगा कट करके लगा के। बेबी को आउट किया जाता है, जी, जी। उसे हम सी सेक्शन या सिजेरियन बोलते हैं। जी, 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 जी। अब इसमें डिसीजन लेना सबसे पहले तो डॉक्टर का है। हुँ। अगर किसी भी औरत को, किसी भी हुँ। महिला को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज, जैसे मैंने अभी आपसे डेव बताया, यस, यस। जेस्टेशनल डायबिटीज या उसको बीपी बढ़ रहा है हुँ। या उसको कोई हार्ट इश्यूज हैं हुँ। या एनी अदर कोई प्रॉब्लम है, हुँ। ऐसे केसेस में हम लोग नॉर्मल के चांसेस नहीं लेते हैं। ओके। हुँ। प्रीवियस सीजर है, पहले भी सीजर हो चुके हैं, हुँ। 2 सीजर हो चुके हैं, हुँ। बिल्कुल हम नॉर्मल के चांस नहीं लेंगे जी। क्योंकि जो सी सेक्शन के स्कारिंग है उसके हुँ। ऊपर रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। कई बार महिला खुद ही चाहती है, हुँ। आजकल तो हमने डेट निकाली है, हुँ। नॉर्मल तो अपने टाइम से होगा, जी, बिल्कुल। हमने मैडम डेट निकाली है, हमें तो इस डेट पे इस टाइम पे होता चाहिए, हाँ। है, तो दे आर वेलकम, हाँ। कोई इशू नहीं है। सी हाँ। सेक्शन पहले से ज़्यादा बहुत सेफ है, हुँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हुँ। 3rd 4th डे पे फीमेल उठ सकती है, जी। अपने बच्चे का ध्यान रख सकती है, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम या ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, आजकल क्या इलेक्टिव सी सेक्शन भी हो रही है? इसी की मैं बात बता रही थी, जी। इलेक्टिव सी सेक्शन। हाँ। जैसे मैंने अभी आपसे बताया हाँ। कि कई बार पेशेंट्स आते हैं, महिला आती है कि हुँ। हम मेरे एनिवर्सरी इस डेट को थी, मुझे अपना बच्चा भी उसी डेट को पैदा कराना है। ओके। अगर वो डेट्स आस-पास हैं हाँ। या मेरा बर्थडे है हुँ। या मेरे बड़े बच्चे का बर्थडे है, ऐसे कोई भी रीज़न या पंडित जी ने बोल दिया या कहीं से उन्होंने पता किया है पता किया है। कि भई ये दिन बहुत अच्छी है और फुल टर्म है, उसका उन दिनों में ड्यू भी है, ओके। तो बहुत सी महिलाएँ आती हैं कि मुझे सी सेक्शन करवाना है। तो हो जाता है ऐसा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और हम कर भी देते हैं। ओके, मतलब हाँ जी, सेफ है। बिल्कुल सेफ है, डेफिनिटली बिल्कुल सेफ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। सिर्फ दूसरों का ख्याल ही नहीं, अब ज़रूरी है वो खुद की सेहत से भी प्यार करें। जब महिला मेनोपॉज के चरणों में पहुंचती हैं तो उनके शरीर और मानसिक रूप से कई बदलाव आते हैं, तो ऐसे में उन्हें किस तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है और फैमिली का क्या रोल बनता है कि उन्हें किस तरह से उन्हें समझे? मेनोपॉज का मतलब होता है, मीनो मीन्स मेंसेस, पॉज मीन्स उसको स्टॉप। स्टॉप। मेनोपॉज का मतलब है कि उसका पीरियड स्टॉप हो गया है। जी। अब मेनोपॉज 2 तरीके के होते हैं, एक तो अच्छा, नेचुरल। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि मेनोपॉज का टाइम कितने इयर्स के बीच में होता है? देखिए, अगर ऑन एन एवरेज हम देखें तो 45 टू 55 का जो समय होता है, जी, हम उसे मेनोपॉज का समय कहते हैं। समय कहते हैं। ओके। और लेकिन आजकल हमने देखा है किसी कहीं में जल्दी मेनोपॉज हो रहा है, जिसको हम अपने कहते हैं अर्ली मेनोपॉज। 39, 40, 38 के आसपास मेनोपॉज हो रहा है, जिसको हम लोग अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। ओके। कभी-कभी किसी का पीरियड साइकिल 55 के ऊपर भी चला जाता है, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं डिलेड मेनोपॉज, डिलेड। जिसको बहुत लंबा चल गया, मेनोपॉज अभी हो नहीं रहा है। हम्म। तो ये मेनोपॉज का अर्थ ये है कि अब उसके अंदर जो हार्मोन्स थे या उसका लेवल, एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन्स थे, उनका लेवल कम होना शुरू कम हो हो गया। गए। अब जो उसका रिप्रोडक्टिव ईयर्स थे, जैसे हमने बताया कि मेनार्की से
उसके बाद मीनोपॉज तक जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स जिसमें वो माँ बन सकती थी या वो जिसमें एग बनता था, ओव्यूलेशन होती थी, वो अब समय धीरे धीरे फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। तो इस मीनोपॉज में औरत के शरीर में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में और इमोशनल रूप में बहुत से चेंजेस आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हार्मोन्स लेवल कम होते हैं, मूड स्विंग्स होना, जी बिल्कुल, बैठे बैठे गर्मी लगना, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। सबको तो एसी में ठंड लग रही है, हाँ, और आपको तो एसी में भी गर्मी लग रही है। हाँ, बैठे बैठे फेस रेड हो जाना, बात हाँ, करते करते रोने लग जाना, मूड हाँ, स्विंग्स, पता ही नहीं किस बात का रोना आ कभी रहा है। सैड हो गए, कभी रोने लग गए, कभी हंसने लग बिल्कुल गए, बिल्कुल। और रात को नींद सबसे ज्यादा, जो औरतें कई बार कि मुझे नींद ढंग नींद से नहीं आती है, नींद ब्रेक होके आती है, अच्छे एक डीप स्लीप जो होती है वो उसमें ब्रेक नहीं आती है। तो ऐसे कुछ यूरिन की इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाती है इन दिनों में। रेगुलर औरतों को बहुत जल्दी जल्दी, दो 3 महीने में, हाँ, जिसको हम infection। यूटीआई बोलते हैं, बहुत जी जल्दी होता है, जो उसको पहले सालों में नहीं होता था, जी जी, सडनली हो जाता है। ये होता है। तो ये कुछ एक चीजें होती है। और फैमिली रही, फैमिली के बाद डेफिनेटली सबसे पहले तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है। जी इतने साल उसने आपका फैमिली, आपके बच्चे, परिवार, सबका ध्यान, अब थोड़ा सा ध्यान हस्बैंड को भी उसका रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। इमोशनली। भाई उसको गर्मी लग रही है तो लग रही है ना, समझना है कि समझना वाकई है, में लग रही है। वो कुछ भी जोक नहीं कर रही है, वो वो मजाक में नहीं कर रही, वो एक्चुअली शी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस इन हर बॉडी, यस, इमोशनल चेंजेस। सो हस्बैंड की सपोर्ट, बच्चों की सपोर्ट, बाकी परिवार में जितने लोग हैं उनकी सपोर्ट बेहद इम्पोर्टेंट है जी, ताकि वो इस 5-7 साल का जो समय है, पेरी मेनोपॉज से लेकर मीनोपॉज, उसके बाद का जो समय है, उसका अच्छे से गुजर सके और वो अपने शरीर को और ध्यान रख सके। जी। डॉक्टर साहिबा, हमें बताइए कि ये तो फैमिली का रोल है, लेकिन महिलाओं को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जी जो महिला इतने वर्ष शादी के बाद अपना परिवार, जी, अपना एक्सटेंडेड फैमिली, अपना हस्बैंड, अपने माता पिता, सबका ध्यान रखती रही, बच्चों को जी। बड़ा किया, जी उनको अपने अपने पैरों पे खड़ा किया, हर चीज में उनको, सुख दुख में उनका साथ दिया। तो अब ये ऐसा समय आ गया है कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जी, फैमिली सेटल्ड है, अब वो थोड़ा अपना ध्यान रख सकती है। जी। जो हॉबीज वो इतने बिजी समय में नहीं कर पाए, वो इस समय स्टार्ट कर सकती है। जैसे कि किसी को सिंगिंग का शौक था, वो इतना बिजी थी बेचारी, नहीं कर पाई। गार्डनिंग का शौक है, पॉटरी का शौक है, ये कुछ भी। हमने तो कई बार महिलाएं देखी हैं इस एज में बिजनेस स्टार्ट करती हैं। जी 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 जी, बिजनेस ऑल ऑफ ए सडन, उसे कुकिंग का शौक था और उसने कुकिंग से अपना बिजनेस हॉबी शुरू की, स्टार्ट किया, क्योंकि अब वो मेंटली बाकी बर्डन से थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी है। और जब वो खुद को अपने उस काम पे ध्यान देगी जिसमें उसको सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी बाकी इमोशनल स्ट्रेस, मीनोपॉज में जो बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स, उससे वो बहुत इजीली ओवरटर्न निकल जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल ओवरटेक कर लेगी। एंड बहुत अच्छा समय होता है, मुझे लगता है मीनोपॉज का समय बहुत अच्छा। अपनी फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे पे जा सकती है, जो बहुत समय से वो जा ही नहीं पाई कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे स्कूल भेजना है, तो इतने समय वो ये सब कर ही नहीं पाई। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड, जितनी भी उनकी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक ट्रिप कर सकती है, बात करें उनसे ग्रुप बना करके वो घूमने जा सकती है, छोटे बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करें, इससे हैप्पीनेस मिलती है। बिल्कुल, कोई भी उसको जैसे जो काम मुझे लगता है वो पहले जो जिस बिजी रूटीन में नहीं कर पा रही थी, अगर वो अब करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस भी है उसके पास। उस एक्सपीरियंस और उस कामनेस और उस मैच्योरिटी से अपनी हॉबीज को ये बहुत अच्छे से करेगी। और किसी को क्या पता, कोई हॉबी आपका कब एक करियर चॉइस भी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने बहुत से केसेस देखे हैं। किसी की कोई हॉबी थी एंड उसने स्टार्ट किया एंड फाइनली वो उसका करियर बन गया। सो मुझे लगता है मीनोपॉज एक बहुत ब्यूटीफुल समय है। जी जी, जहाँ तक मुझे लगता है इसको एंजॉय करना चाहिए। मीनोपॉज एक बहुत ब्यूटीफुल समय है और ये हर औरत के जो समय
टाइम में आता है तो उसको फुली जीना चाहिए, लाइफ फुलफिलिंग हो जाती है इससे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से बताया है सभी को। तो मैम एक बात बताइए कि मेनोपॉज के दौरान ऐसे कौन से सिम्टम्स हो जिसके कारण हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, हॉट फ्लैशेस जी। बहुत सी लेडीज आती है, मुझे गर्मी लगती है, मुझे बैठे बैठे पसीने आते हैं, और इसकी वेरिएशन इतने से इतने तक हो सकती है। जी जी। तो अगर वो आपके डे टू डे लाइफ में हॉट फ्लैशेस आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाइए। हमारे पास मेडिसिन है, हम इसको काफी हद तक ट्रीट कर सकते हैं, काफी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। ओके। आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो कुछ ना कारण तो होगा, वजाइनल ड्राइनेस की वजह से। ओके। क्योंकि मेनोपॉज के समय जो वजाइना होता है उसकी लाइनिंग थिन होना शुरू हो जाती है। ओके। जो पहले से लाइनिंग थी वो अब थिन हो गई है। ओके। उस वजाइनल लाइनिंग की थिनिंग की वजह से यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाती है। ओके। जिसकी वजह से वही फीवर, पेट दर्द। तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को अपनी बात बताएं, तो डॉक्टर आपको इसके लिए ट्रीटमेंट जरूर देंगे। तो इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं? देखिए, अगर हम हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स की बात करें, वजाइनल ड्राइनेस, इनके लिए HRT दिया जाता है, जिसको हम लोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। कि जो हार्मोन्स हमारी बॉडी से खत्म हो गए थे मेनोपॉज में, हम उनको स्लोली देते हैं बिल्कुल देते हैं, ताकि वो औरत में, वो जो फीमेल है, जो महिला है, उसमें ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाए, कम हो जाए। लेकिन HRT के भी अपने फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। हम हर किसी को, हर महिला को HRT नहीं दे सकते। अगर उसे कोई पहले सर्जरी हो चुकी है, लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो चुकी है, हम नहीं देंगे। उसका कोई लिवर की प्रॉब्लम की चल रही है, उसको कोई हार्ट इश्यूज हैं, या उसको कोई ब्लड क्लॉट्स, स्ट्रोक हो चुका है, या कोई महिला आती है 60+ पे, उसमें HRT का इतना रोल नहीं रहता है। डॉक्टर्स उनको नॉन HRT, नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, जिनका फायदा होता है। बिल्कुल डेफिनेटली वो काम करते हैं। नॉन हार्मोनल मतलब मेडिसिन से इलाज, मेडिसिन से, बिल्कुल मेडिसिन से इलाज किया जाता है, जिसमें हार्मोन्स नहीं दिए जाते, क्योंकि जैसे मैंने बताया हार्मोन्स के अपने प्लस भी होते हैं, अपने नेगेटिव्स भी होते हैं। जी। बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभार उनके साइड इफेक्ट्स को, और हम हर पेशेंट को, हर महिला को हार्मोन्स नहीं दे सकते, तो उनमें हम दूसरी ऑप्शंस को देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मेनोपॉज के बाद भी महिलाओं को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? डेफिनेटली मेनोपॉज के बाद बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए, डाइटिशियन से मिलना चाहिए, एक प्रॉपर डाइट प्लान लेना चाहिए जी, क्योंकि मेनोपॉज के बाद हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कैल्शियम लेवल्स बहुत तेजी से बॉडी से डिप्लीट, आपको डॉक्टर्स कुछ कैल्शियम, कुछ विटामिन देंगे, कुछ आपको ऐसी नेचुरल चीजें देंगे जो कि मेनोपॉज के दौरान होने वाले, जिनमें से सोया आइसोफ्लेवोन्स हैं, कुछ और भी हैं, जिनसे आपको बेनिफिट्स। विटामिन डी के लेवल बहुत कम हो जाते हैं, मिनरल्स के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, बॉडी के एब्जॉर्प्शन की जो एक नेचर रहती है, तो बॉडी हर चीज हम खाना पीना जो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वो कम हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको सप्लीमेंटेशंस जरूर लेने चाहिए हर औरत को जो मेनोपॉज के थ्रू जा रही है। कुछ भी बोले, जितना भी महिला अपने आप से कहे कि मैं फिट हूँ, लेकिन सप्लीमेंट्स जरूर लेने चाहिए, और प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए। मसल मास इस एज में बहुत वीक तेजी से कम होती है। जैसे मैंने अभी बताया, डाइटिशियन से मिले, कोई योगा, जो जिंदगी में अगर उसने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, दिस इज द बेस्ट टाइम कि वो योगा या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करे, जैसा उसको अच्छा लगे, जैसा उसकी बॉडी अलाउ करे वो जरूर करे। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि मेनोपॉज जब बंद होने के बाद स्किन काफ़ी लूज हो जाती है, तो उसको अच्छा स्किन बना के रखने के लिए क्या करें? देखिए, स्किन अच्छा बनाने के लिए तो बहुत कुछ है जी। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है जी कि स्किन को, जैसे कहते हैं ना, इसकी तो चेहरे से देखकर इसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ये तो आज आप हर सेकंड महिला को देखकर कह सकते हैं, बिकॉज एक तो वो अपना ध्यान रख रही हैं, रेगुलर वो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल रही हैं,
जी 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 रेगुलर अपने स्किन के लिए कुछ ना कुछ कर रही कर है रही है। और स्किन लूज हो जाती है, रिंकल्स फास्ट आ जाते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है मुझसे ज्यादा बेहतर जो एडवाइस करेगा हाँ वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट, जी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छा बिल्कुल, एडवाइस कर सकते हैं और उनसे मिलें हाँ। और अपने ऊपर टाइम दें। लेकिन अगर हम डाइट की और घरेलू चीजों की बात करें तो उसमें क्या क्या आ सकता है? योगा, जी। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ओके ये और तीन एक चीज, बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट, ये तीन चीजें हम्म प्लस चौथी हो गई बैलेंस डाइट। योगा, हम्म प्राणायाम, हम्म डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक बैलेंस डाइट आपके चेहरे की रौनक को बरकरार रखेगा। जी आपके चेहरे पे झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। और अगर अपना ध्यान रखें डाइट से, खान पान से और अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखें। बिजी रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। जब आप बिजी रहना जरूरी नहीं है आपने कुछ, आप किसी भी हॉबी में बिजी रहें तो उससे भी ये सब चीजों में अच्छा लगता है। बिकॉज एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है। यस जो आप हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपके फेस पे ग्लो आ अपने जाता आप है, ग्लो अपने आप ग्लो आ जाता जी है। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि ये हाँ। सब चीजें बिल्कुल सबसे ज्यादा खुश रहना जरूरी है। हंसते रहिए, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश हाँ। रहिए। जी जी बहुत अच्छी बात है। हर समस्या का समाधान उनके पास होता है, हर समस्या का समाधान उनके पास होता है। डॉक्टर इंदु भारद्वाज की बातों से सुकून का एहसास होता है। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे शब्द बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, यू वेलकम। अब हम पीसीओएस के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि आज की जो है युवा जनरेशन को पीसीओएस और पीसीओडी ज्यादातर महिलाओं को हो रही है। तो डॉक्टर साहिबा थोड़ा हमें सरल शब्दों में बताइए कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज क्या है। देखिए जैसे आपने बोला पीसीओएस या जी। पीसीओडी, जी ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जी लाइफस्टाइल मीन्स हमारा रहन सहन की प्रॉब्लम है, हमारे खान पान की प्रॉब्लम है। ओके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके और इसमें जरूरी नहीं है कि जिनका वेट ज्यादा है उन्हीं को होती है। आमतौर ओके। पे देखा गया है जिनका वेट ज्यादा है उनमें होती है, उनमें लेकिन आजकल हमारे पास केसेस लीन पीसीओएस के भी आ रहे हैं। ओके जो पतली लड़कियां उनको भी प्रॉब्लम उनको भी हो रही है। बिल्कुल डेफिनेटली उनमें भी आ रही है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले महिला को क्या पता चलेगा या उस लड़की को कैसे पता चलेगा? सबसे पहली प्रॉब्लम उसके साइकिल में इरेगुलरिटी आ जाती है, साइकिल गड़बड़ हो जाता है। जी 2 महीने नहीं आ रहा, 3 महीने नहीं आ रहा, जैसे हमने बात करी कि माहवारी है, महीने में आना चाहिए, महीने में 2 बार आ रहा है, ब्लीडिंग बहुत लंबी चल रही है, कुछ भी ऐसा जो कि नॉर्मल नहीं है, आप डेफिनेटली डॉक्टर से मिलें। फिर डॉक्टर अपने तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड से हमें काफी हद तक आइडिया लग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ओके पीसीओएस में होता क्या है, जो ओवरीज का काम होता है हर महीने अंडे को बनाना। ओके हर साइकिल में अंडा बनता है, रिलीज होता है, या तो वो यूज हो जाता है टू गेट प्रेग्नेंट, नहीं तो वेस्ट हो जाता है और अगली बार के लिए फिर तैयारी शुरू हो जाती है। अब पीसीओएस के केसेस में क्या होता है, अंडा नहीं बनता, वहीं पे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। ओके छोटी छोटी एक सिस्ट बन जाती है। सिस्ट मीन्स जैसे पानी का गुब्बारा होता है, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगी। जी जी सिस्ट बिल्कुल। एक गांठ नहीं होती, एक पानी के गुब्बारे की तरह होती है। तो वो छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन कम हो जाती है। अब सबसे पहले तो इसमें करना क्या है, डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको एक डाइट प्लान जरूर बताएंगे कि अपना डाइट ठीक रखें। डाइट, खान पान, घर का खाना सबसे बेस्ट खाना है। सिंपल सादा घर का खाना इज द बेस्ट फूड। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट कम करें। अगर आपके साइकिल में गड़बड़ है तो डॉक्टर्स आपको हार्मोन्स देंगे उस साइकिल को रेगुलर करने के लिए। और आपको कुछ एक्सरसाइज या जिम या योगा जिसमें भी आपको रुचि हो आप जरूर करें।
जरूर करना जरूर करें। और लीन पीसीओएस में भी आपको डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेट रिडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लीन पीसीओएस के केसेस में, तो डाइट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। पैक्ड फूड्स कम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हम पैक्ड फूड्स बहुत खा रहे हैं, पैकेट खोला खा लिया, पैकेट खोला खा लिया, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें कलर्स होते हैं, सबसे ज्यादा टेस्टी भी वही रहता है, सबसे ज्यादा में अच्छा लगता है, ज्यादा टेस्टी भी वही रहता है। क्या ये आपके हेल्थ के लिए सही है? इस चीज पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। जो खाना अपने हाथ से नहीं बना, आपने नहीं बनाया, उसमें कहीं ना कहीं उतनी हाइजीन भी नहीं होगी और उतने न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होंगे, पोषण भी कम होगा उसमें। सो सबसे पहले तो आपको डाइट का, जैसे मैंने बताया है, वेट ज्यादा है तो वेट कम करिए। और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, हार्मोनल भी एंड नॉन हार्मोनल भी, आपके साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और ये ऐसा इलाज नहीं है आपने 5 महीने किया उसके बाद आप वापस उसी डाइट पे आ जाए, नहीं। अगर आप बाद में भी वापस उसी डाइट पे और उसी लाइफस्टाइल में आते हैं, तो आपको वापस पीसीओएस होने के चांसेस या उस प्रॉब्लम के होने के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा रहते हैं। तो ये एक आपको अपना लाइफ, तभी हम इसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कहते हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। टाइम से खाना, टाइम से सोना, और टाइम से सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आजकल बढ़ गया कि लोग, स्क्रीन टाइम सबका बढ़ गया है। स्क्रीन की रेज निकल रही हैं, आप रात को लेट सोते हैं, जो हमारे हार्मोन्स नाइट में रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन जो रिलीज होता है वो बहुत कम हो जाता है, एंड जिसका असर आपके डायरेक्ट सिस्टम पे पड़ता है। अच्छा मैम, कितने घंटा सबको सोना ही चाहिए? कितने घंटे तो देखिए एक सेट रूल नहीं है, कोई 5 घंटे में, 6 घंटे में भी वही अपना प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट डे के लिए रेडी कर लेता है। किसी को 10 घंटे की नींद चाहिए, पर ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड नाइट स्लीप इज इम्पोर्टेंट। वो आपको नेक्स्ट डे के लिए फ्रेश करती है, फ्रेश कर देती है। नेक्स्ट डे को, नए दिन को, नई शुरुआत को नए तरीके से हैंडल करने के लिए, नई चुनौतियों को हैंडल करने के लिए फुल एनर्जी देती है। तो डीप स्लीप का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, गहरी नींद का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैम एक चीज मैं बताना चाहती हूँ व्यूअर्स को, कि हम भोजन क्यों करते हैं, फूड इनटेक क्यों करते हैं? हम बॉडी को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए। और आप जब पैकेट फूड खाते हैं तो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो सिर्फ आपको एक आपके टेस्ट बड्स को, देखिए पैकेट फूड का जगह बात करें तो उसका सिर्फ टेस्ट बड्स तक है। आपके मुंह में रहा, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, न्यूट्रिशन की जो नीड है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर सिस्टम में जाएगा, तो न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ वेट बढ़ता है लेकिन बॉडी को कुछ फायदा नहीं है। डेफिनेटली। तो इसलिए ऐसी चीजें खाएं जो न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो, घर का बना हो और ताजा हो। डेफिनेटली ताजा हो, घर का बना, न्यूट्रिशियस, ताजा, सिंपल, सादा, नरिशिंग फूड। यस, बिल्कुल। तो मैम अभी तो हमने जाना कि लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है और फूड कैसा हो, लेकिन इससे फर्टिलिटी पर क्या असर पड़ता है? देखिए मैंने अभी आपसे बताया था कि पीसीओ में होता क्या है कि जो ओवरीज रहती हैं वो ओवुलेशन कम करती हैं। अगर कम करेंगी तो एग फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा, और अगर एग फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा तो कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। सो फर्टिलिटी पे पीसीओ का बहुत असर होता है, और आज की डेट में हम देखते हैं हमारे पास ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस पीसीओ से ग्रसित रहते हैं। जी। और उस वजह से उनको कंसीव करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो पहले हमारा एज अ डॉक्टर रहता है कि पहले हम उनकी पीसीओ को कंट्रोल करें, डाइट पैटर्न को चेंज करें, उन्हें समझाएं। सो वंस एवरीथिंग एक कंट्रोल में आ गया, साइकिल रेगुलर हो गया, देन कंसेप्शन के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। कोई एक ऐसा मेमोरेबल पेशेंट एक्सपीरियंस जो आपको आज भी भावुक कर देता हो, हमें बताइए। अभी कुछ ही दिन पुरानी बात मुझे आपके इस सवाल से याद आ गई। एक लेडी आती है अपने एक बेटे को लेकर के, अराउंड 19 या 20 इयर्स का वो बच्चा रहा होगा। जी। एंड फुली यूनिफॉर्म में, बड़ा स्मार्ट सा बच्चा। यस। तो आके मुझे कहती है, मैडम ये आप ही का बेटा है। तो मुझे याद नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही है। तो
मुझे बताती हैं, तो उसने मुझे बताया कि मैम आपके पास में 20 इयर्स पहले जब मैं इसको कंसीव किया था, तो मैं आपके पास आई थी, मैं बहुत परेशान थी कि मुझे ये बच्चा नहीं रखना, मेरा अभी फर्स्ट बेबी बहुत छोटा है, तो मैं 2 बच्चों की कैसे देखभाल करूंगी। तो मुझे लगा, मैंने उसे समझाया कि अभी तो आप वर्किंग मदर भी नहीं है, और जब तक ये आपका बच्चा होगा शायद आपकी बेटी स्कूल जाने लायक हो जाएगी, आप इसको प्लान करें। और मैंने उसे बोला तुम घर जाओ, सोच के बता, और वो घर चली गई। एंड अब उसके बाद 9 मंथ्स के बाद उसकी डिलीवरी हमारे यहाँ ही हुई, उसका बेटा हो गया। अब वो जब बच्चा बेटा हो गया, मुझे भी याद नहीं रहा, आज वो जब बच्चा उसका एनडीए में सिलेक्ट होकर के मेरे पास यूनिफॉर्म में आया और उसने बोला मैडम ये आप ही का बच्चा, तो सच में मुझे लगा ये तो मेरा ही बच्चा है। यस यस, मैंने ही तुम्हें समझाया था। बहुत खुशी मिलती है। हाँ बिल्कुल। खुशी इस बात की मिलती है कि आपने जो बताया उस महिला ने मेरी बात आपकी मानी, आपके डिसीजन को उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। हालांकि और आज आपके वजह से उनके लाइफ में इतनी बड़ी खुशी है। बिल्कुल, डेफिनेटली। वो जब भी आती है मैडम वो आप ही का बेटा है, आप ही का बेटा है, तो अच्छा लगता है। ऐसे कुछ छोटे मोटे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो जो मेमोरेबल रह जाते हैं लाइफ में। बिल्कुल, बहुत अच्छी। अंत में आप अपनी तरफ से महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी हेल्थ, मदरहुड और सेल्फ केयर के बारे में? फाइनली मैं एक ही बात बोलूंगी, हर महिला अपना ध्यान रखे, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ हर छोटी और बड़ी खुशी एंजॉय करें। खुशी कोई बड़ी या छोटी नहीं होती, खुशी खुशी होती है, और उसको हर मोमेंट को एंजॉय करें जी। और यही मुझे लगता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदु कि आपने इतनी सरलता और सच्चाई से हर उस विषय पर बात की जिससे लाखों महिलाएं जुड़ी हैं। आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियां हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आज हमने 5 टॉपिक पर बात किया है इस पॉडकास्ट में। इस 5 टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैम जो है आपको रिप्लाई ज़रूर देंगी। मैम, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमें ऐसी बातचीत का अवसर ज़रूर देंगी। थैंक यू सो मच अर्चना जी फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम। तो दोस्तों, अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता बढ़े। और ऐसे ही एक्सपर्ट पॉडकास्ट के लिए मेरे चैनल अर्चना झा चौधरी को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।